नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करने के राहुल गांधी के बयान पर देश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जिसके बाद से भाजपा राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। क्या है पूरा मामला, इस विषय पर करेंगे विस्तार से आज चर्चा। बताएंगे खबर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर यात्रा में क्या रहेगा खास। दिखाएंगे खबर इस बात की भी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज क्या कुछ तय हुआ है, क्या फैसले हुए हैं। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेघालय और त्रिपुरा की यात्रा के दौरान 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पूर्वोत्तर परिषद की स्वर्ण जयंती समारोह का करेंगे उद्घाटन। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। त्रिपुरा में पीएम मोदी आवास योजना के लाभार्थियों को देंगे घर की सौगात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारतीय सेना पर दिए गए विवादित बयान के बाद आया उबाल। केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और रक्षा विशेषज्ञों ने बयान को बताया गैर जरूरी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी के बयान ने सेना के मनोबल को तोड़ने का किया काम। वस्तु और सेवा कर परिषद ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर कर की दर को 18% से घटाकर किया 5%। जैव ईंधन को बढ़ावा मिलने के साथ ही कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होने से विदेशी मुद्रा की होगी बचत। परिषद ने दालों की भूसी पर कर की दर 5% से घटाकर 0 करने का भी किया फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में 1000 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई। 93% मुद्दों को सुलझाया गया। विगत वर्षों में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में भी किया गया है काफी काम। भारत बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत से 4 विकेट दूर। बांग्लादेश ने चौथे दिन का खेल खत्म होने पर 6 विकेट खोकर बनाए 272 रन। बांग्लादेश की तरफ से जाकिर हसन ने 100 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। दूरदर्शन नेशनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा में देखिए, वजीर अली को अवध का नवाब कब और क्यों चुना गया। रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे होगा इसका डीडी नेशनल पर प्रसारण। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। वह इस अवसर पर पूर्वोत्तर परिषद की एक आधिकारिक बैठक के साथ साथ एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रबंध संस्थान IIM शिलांग का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री NEC की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन कल करेंगे। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय में कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री IIM शिलांग के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। Especially IIM Shillong, it is the only IIM in the entire Northeast. That is 8 states, and that way again we are very conscious about our huge responsibility. That it is just not only to cater to the needs of the future leaders, but it is also to cater to the local needs of all the 8 states. So this is again I think that's a proud moment for all of us. The entire IIM Shillong fraternity is looking forward that when our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is inaugurating this campus, I think that it is very proud moment for all of us. हम सब काफी खुश हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी हमारे कैंपस का उद्घाटन करने आ रहे हैं। जम्मू से हूँ और कई लोग केरला से है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आने का मौका सबको नहीं मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आए और यहाँ का नया कल्चर हमने समझा। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं ये सोच के वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि उनसे मिलना इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट सीखना है, एंड हु बेटर टू लर्न फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ बेस्ट मैनेजर यू कैन थिंक ऑफ। वो पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, सो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंटरेक्ट विद हिम एंड लर्न। पीएम मोदी मेघालय में 4G मोबाइल टावर का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में वॉइस कॉलिंग के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री न केवल राज्य में बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए
कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शिलोंग प्रौद्योगिकी पार्क के दूसरे चरण कन्वेंशन सेंटर सहित 6 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये आगामी सुविधाएं क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को और बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के कितने करीब है, वो सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि बीते 8 वर्षों में पीएम मोदी यहाँ 50 बार से ज्यादा दौरा कर चुके हैं। ऐसे में पूर्वोत्तर परिषद की जो स्वर्ण जयंती समारोह बैठक हो रही है, उसमें न सिर्फ यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा हो सकेगी, बल्कि आने वाले समय में विकास के किस ऊंचे पायदान पर पूर्वोत्तर क्षेत्र को पहुंचाना है, उसके लिए भी टारगेट तय किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन सुमित और अपने सहयोगी तापस भट्टाचार्य के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज शिलांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल त्रिपुरा के दौरे पर भी होंगे, जहां वो हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात त्रिपुरा को देंगे। पीएम मोदी करीब 2 लाख परिवारों को उनके घर की चाबी भी सौंपेंगे। तो इसके अतिरिक्त भी पीएम मोदी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर की यात्रा के दौरान त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वितों के लिए गृह प्रवेश की शुरुआत करेंगे। ये सभी आवास 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं और इससे 2 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होगा। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, नया एयरपोर्ट भी आ चुका है, फिर सड़कें भी बहुत अच्छे हो चुके हैं और जब आएंगे मोदी जी तो उनको भी दिखाई पड़ेगा कि मतलब रोड कितने अच्छे हैं और उनके लिए बहुत ही सजाया हुआ है हमारा त्रिपुरा और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। दिल में उल्लास है, बहुत ही उल्लास है, क्योंकि मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो देश का नाम पूरे विश्व में उजागर कर दिया। मोदी जी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुश रहे। मोदी जी की तरफ से मुझे एक घर मिला है। 8 साल में त्रिपुरा में बहुत बदलाव हुआ है और जो काम हो रहा है ना, वो सार्विक सबके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। त्रिपुरा में जो मोदी जी नेक काम किया है, इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हम लोग बहुत अच्छा है, त्रिपुरा का डेवलप प्रचुर हुआ है, मकान सबको मिला, पक्का मकान मिला है, पानी मिला है, करंट मिला है। पीएम मोदी इसके अतिरिक्त कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें अगरतला बाईपास के चौड़ीकरण की परियोजना का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री आनंद नगर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान और अगरतला में सरकारी डेंटल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं और उसमें वे कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे, जिसमें से मुख्य होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। करीब 4,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स में से ये मुख्य प्रोजेक्ट 2 लाख लोगों को उनका पक्का घर मुहैया कराएगा। कैमरा पर्सन भीमसेन के साथ अगरतला से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान,
करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में LAC पर चीनी सैनिकों के साथ हुई भारतीय सेना के सैनिकों की झड़प के बाद LAC पर तो स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन इस मामले पर देश की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारतीय सेना के शौर्य पर उठाए गए सवाल के बाद से सरकार और भाजपा राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है, तो रक्षा विशेषज्ञों ने भी राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऐसी आपत्तिजनक बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी चीन के संदर्भ में सेना और केंद्र सरकार पर सवाल उठा चुके हैं, जिसको लेकर न सिर्फ सरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, बल्कि भाजपा ने भी उनके मानसिक दिवालियापन पर उनको जमकर घेरा है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, राहुल गांधी के बयान ने सेना के मनोबल को तोड़ने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। बीते दिनों चीन के साथ तवांग में PLA सैनिकों के साथ LAC पर भारतीय सैनिकों की हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान एक बार फिर से सामने आया है, और उन्होंने सेना के शौर्य की जमकर तारीफ की, तो संवेदनशील मसलों पर राजनीति नहीं करने की सलाह भी दी। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना क्यों इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। राहुल गांधी के सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करने पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, तो उनके नाना जवाहरलाल नेहरू के समय चीन द्वारा हड़पी गई हजारों किलोमीटर की जमीन को लेकर भी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किए। भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है, और कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कई बार चीन ने हमारी जमीन पर, हमारे भूभाग किया, आपकी पार्टी के समय कब्जा किया। अरे मोदी के समय तो हमने बाहर जाकर डोकलाम में चीन को रोकने का काम भारत ने किया है। सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान पर भाजपा की ओर से चौतरफा हमलों के बाद कांग्रेस नेता भी बचाव की मुद्रा में नजर आए और चीन के साथ लगती LAC पर सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही। हम सतर्क हो चुके हैं, सचेत होना जरूरी है। राहुल गांधी जी अगर सचेत होने की बात सरकार को कहे तो इसमें क्यों बुरा लगते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पहले भी कई मौकों पर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो या फिर POK में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक ही क्यों न हो, कांग्रेस नेताओं के बयानों से पहले भी बवाल मचता रहा है, और अब ताजा मामले में कांग्रेसी नेताओं के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसको लेकर सरकार ने कांग्रेस की सोच को देश विरोधी बताया है। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, कांग्रेस का क्या बयान था, उनका क्या बयान था, सभी लोग जानते हैं। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम ये पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है।
राहुल गांधी के भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करने और भारतीय जवानों को कमतर आंकने के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं हो रही, बल्कि रक्षा मामलों के जानकार भी राहुल गांधी के इस बयान को सेना के मनोबल को तोड़ने वाला करार दे रहे हैं। The statement of Rahul Gandhi is very, very interesting. It appears that he is a Chinese agent in India. He appears to be getting direct information from the Chinese government, and that is why he certainly says, or with certainty says, that China is preparing for a war, whereas the government of India, with all the resources at its disposal, is unaware of the same. It's laughable. राहुल गांधी और कांग्रेस नेता जहां अपने गैर जिम्मेदाराना बयान पर राजनीतिक रूप से घिरते जा रहे हैं, तो वहीं सेना के पूर्व अधिकारी और कई रक्षा विशेषज्ञ राहुल गांधी के सेना पर इस प्रकार के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कुल मिलाकर ये मामला जहां भारतीय सीमा से जुड़ा एक संवेदनशील मसला है, लेकिन उस पर कांग्रेस द्वारा की जा रही राजनीति की वजह से कांग्रेस को लेकर देश में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में 25वीं पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और ओडिशा के मंत्रियों सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय और परिषद के अंतर्गत आने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अपने उद्घाटन संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1000 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई और उनमें से 93% मुद्दों को सुलझा लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने विगत वर्षों में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गति शक्ति योजना की परिकल्पना में बड़ा हिस्सा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का है, क्योंकि पीएम ने हमेशा इस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है और इस निर्णायक वर्चस्व को जारी रखने के प्रयास निरंतर रहने चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि वामपंथी उग्रवाद मुक्त राज्यों में ये दोबारा ना पनपे। केंद्रीय गृह मंत्री ने आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए एनसीओआरडीए तंत्र की जिला स्तरीय संरचना को उसकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करें। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में होने वाले विभिन्न G20 कार्यक्रमों में वहां की सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन स्थलों को विश्व के सामने रखने का अनुरोध किया। और बात बिहार से खबर की। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों को या तो जान से हाथ धोना पड़ रहा है या वो गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। शराब का ये कहर इस बार छपरा पर टूटा है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है। छपरा सदर अस्पताल में भर्ती जहरीली शराब के शिकार लोगों और उनके परिजनों से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। बिहार में घोषित तौर पर शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब पीने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग मौत के घाट भी उतर रहे हैं और बीमार होकर अस्पतालों तक पहुंच रहे हैं। अभी हम सारण कमिश्नरी का जो मुख्यालय है छपरा, वहां मौजूद हैं सदर अस्पताल में, जहां पर शराब पीने के बाद जो बीमार हुए लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे संभव हुआ और कैसे लोग बीमार पड़े, शराब आया कहां से, कैसे शराब की आगोश में वो शराब की चपेट में फंसे और सदर अस्पताल तक यहाँ पहुंचकर जिंदगी की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे अपने कैमरामैन राकेश के साथ सदर अस्पताल छपरा के भीतर। सदर अस्पताल छपरा के एक वार्ड में अभी हम मौजूद हैं, जहां हम मरीजों से बातचीत करने के लिए चलेंगे। आपको बताएं कि दर्जनों लोगों की जानें अब तक गई हैं। दर्जनों लोग जो हैं सदर अस्पताल छपरा में भर्ती हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। कुछ लोगों को छुट्टी भी दी जा चुकी है और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अस्पताल में 4-5 दिनों से इलाज करवाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि ये तमाम लोग अब स्वस्थ होने की कगार पर हैं। दारू कहाँ से आता, कहाँ से? बिहार में तो शराबबंदी है। पता नहीं ये शराब आता कहाँ से, सब जगह उपलब्ध है। थाने से भी शराब आता है, पहले से जो जिस शराब बेचे धंधे वाले भी लगे से पकड़ते हैं, वही शराब थाने में डाल देते हैं, फिर वही शराब को थाने वाले ने दूसरा फिर वेंडर को दे देते हैं। जब शराब पी करके कोई पति अपने घर आता है तो सबसे ज्यादा परिवार के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। शराबबंदी हुई लेकिन शराब बिकता ही रहा बिहार में। उसको एक महिला होने के नाते आप किस तरीके से देखती हैं?
पी कर आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। कितनी परेशानी होती है परिवार के साथ, पैसे की बर्बादी, प्रतिष्ठा की हानि। परेशान तो होते है। पति को मना करती हैं कि शराब नहीं पीजिए? मना कर रहे हैं ना माने नहीं। देखिए तो सब सरकार को सोचना चाहिए ना, जब दारू बंद हो गया तो ये दारू मिल कहाँ से रहा है फिर दोबारा। सदर अस्पताल छपरा का ये नजारा आपने देखा कि लोग बीमार होकर यहाँ पहुंचे हैं, परिवार के लोग नसीहत दे रहे हैं, घर की महिलाएं कह रही हैं कि पीकर आते हैं, घरों में अपमानित करते हैं बच्चों को, पैसे की बर्बादी भी होती है और प्रतिष्ठा की हानि भी होती है। कैमरामैन राकेश के साथ सदर अस्पताल छपरा बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। छपरा जहरीली शराब कांड के शिकार लोगों के परिजनों से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा में भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हमारे संवाददाता राजेश राज से विशेष बातचीत की। सुशील मोदी ने इस मामले में मुख्यमंत्री से त्यागपत्र मांगा और केंद्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया है। छपरा जहरीली शराब कांड में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए बिहार के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी पहुंचे हैं। मरने वालों की संख्या 100 से ज़्यादा है और पुलिस छिपा रही है। लोगों ने डरा दिया, पुलिस वालों ने आकर डरा दिया कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे, अस्पताल जाओगे तो फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने शवों को ले जाकर जला दिया, पोस्टमार्टम नहीं कराया और अस्पताल जब गए तो वहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। बिहार के अंदर पिछले 6 वर्षों में 1000 लोग जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं। तो आपने रोकने का क्या प्रयास किया? आखिर आई कैसे शराब यहाँ पर? प्रशासन देखिए मिला हुआ है, प्रशासन को पूरी जानकारी है, चूंकि उसकी कमाई का ये जरिया है। नीतीश जी 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हो चुका है शराबबंदी के कारण। 4 लाख लोग जेल जा चुके और सारे मरने वाले जेल जाने वाले कौन लोग हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और उसके बाद भी अगर शराबबंदी सफल नहीं हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार? आप जिम्मेवार है। आप पूरी तरह से फेल कर गए। कोई ऐसा महीना नहीं है कि बिहार के अंदर 5 लोग 7 लोग नहीं मरते। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी आप विफल हो गए हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ आपको इन गरीबों को 4 लाख का मुआवजा देना होगा। जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सियासत कर रही है, इस मामले को बेवजह गए अगर लोग हैं तो उसको उठाएंगे नहीं क्या? और जब आईना दिखाया तो उनको गुस्सा आ गया। और रौद्र रूप नीतीश जी का मैंने आज तक नहीं देखा, तो जो रौद्र रूप उन्होंने दिखाया अपना, केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। चलिए बहुत शुक्रिया सुशील कुमार मोदी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। कैमरामैन राकेश के साथ बहरौली गांव, बनियापुर विधानसभा, छपरा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC
funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद अब बात जीएसटी की। आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। किसी भी वस्तु या सेवा पर दर में कोई वृद्धि नहीं की गई तो छिलका सहित दालों की भूसी पर जीएसटी समाप्त करने का फैसला किया गया। साथ ही साथ पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल पर अब 18 की बजाय 5% जीएसटी ही लागू करने का भी फैसला हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ संपन्न हुई। वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में किसी भी वस्तु या सेवा पर दर में कोई वृद्धि नहीं की गई। बैठक में छिलका सहित दालों की भूसी पर जीएसटी समाप्त करने का फैसला किया गया। पहले इस पर 5% जीएसटी लागू था। बैठक में फैसला किया गया कि पेट्रोल मिश्रण के लिए तेल शोधक कारखानों को आपूर्ति किए जाने वाले एथेनॉल पर अब 18% के बजाय 5% जीएसटी ही लागू होगा। In this council meeting, there has not been any tax increase on any item. Everything that has been done is to issue clarifications where ambiguity of interpretations prevailed. In this meeting, if there is one dominant feature, it is on very many such issues we have issued clarifications. No new taxation has been brought in, no new taxes at all. जीएसटी परिषद ने एक और प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी जिसके अनुसार छोटे अपंजीकृत विक्रेताओं को ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अब अपना माल बेचने की अनुमति होगी। जीएसटी परिषद की बैठक में एक और अहम निर्णय कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने का हुआ। साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को दुगना करके 2 करोड़ रुपए करने का फैसला भी किया गया। 3 kinds of offences have been recommended to be decriminalized. They pertain to obstruction or preventing any officer in discharge of his duties, deliberate tampering of material evidence, failure to supply the information. Moreover, the threshold limit of tax amount for launching prosecution in any criminal offense defined under the GST laws. The limit has been increased from 1 crore to 2 crore for all offenses other than those involving fake invoices. जीएसटी परिषद की बैठक के लिए सूचीबद्ध अधिकतम बिंदुओं पर चर्चा हुई। हालांकि समय की कमी की वजह से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार नहीं हो सका। इनमें तंबाकू और गुटखा पर क्षमता आधारित कराधान निर्धारित करने और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव प्रमुख थे। Importantly, of the 7 agenda that we could not take up today, the GOMs are also part of those 7 which we couldn't take up. There were 2 GOM issues which had to be discussed. One relating to the capacity-based taxation on tobacco and gutka, and the other relating to the setting up of a tribunal, GST tribunal. So both these have not been taken up. जीएसटी परिषद की बैठक में कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई जिनमें व्यापार को सुगम बनाने के उपाय और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के तौर तरीके सम्मिलित हैं। हालांकि मंत्री समूह की रिपोर्ट पर व्यापक विचार का समय न मिल पाने के कारण ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी को लेकर चर्चा नहीं हो सकी। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं खबरें G20 के आयोजन से जुड़ी हुई।
G20 के फाइनेंस ट्रैक के तहत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। समूह ने बढ़ती खाद्य और ऊर्जा की कीमतों की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक और व्यापक आर्थिक नीतियों की इनपुट पर विस्तार से चर्चा की है। G20 फाइनेंस ट्रैक के तहत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप ने खाद्य और ऊर्जा की कीमतों की चुनौतियों और विशेष रूप से कम आय वाले देशों पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रभावों पर चर्चा की। वहीं विश्व बैंक ने भी वैश्विक कमोडिटी और ऊर्जा की कीमतों पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि 2022 में अनुमानित 60% की वृद्धि के बाद ऊर्जा की कीमतों में 2023 में 11% और 2024 में 12% की गिरावट का अनुमान है। हालांकि 2024 तक कीमतें अपने 5 साल के औसत से 50% से अधिक बनी रहेंगी। वहीं लगातार उच्च ऊर्जा कीमतों का विशेष रूप से परिवहन और बिजली की लागत पर महंगाई संबंधी प्रभाव रहेगा। साथ ही बड़े पैमाने पर मुद्रा की गिरावट वाले देशों में महंगाई का दबाव और अधिक बढ़ेगा। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 2023 में औसत $92 प्रति बैरल रहने का अनुमान है, जो 2022 में अनुमानित $100 प्रति बैरल से कम है। वहीं 2024 में $80 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। वैश्विक विकास में उम्मीद से तेज मंदी और चीन में कोविड-19 पर प्रतिबंध जारी रहना तेल की खपत के लिए प्रमुख नकारात्मक प्रभाव है। उधर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत से आने वाले इनोवेशन वैश्विक समस्याओं को हल करने में उपयोगी हो सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्षेत्रीय आर्थिक सलाहकार राणा हसन ने इनोवेशन पर हाल के अध्ययन का जिक्र किया, जहां बेंगलुरु इनोवेशन के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। Innovation that firms are carrying out, these are innovations that are catering to certain market demands. And we know that a lot of the challenges we are facing these days, there is a demand for this outside in whether it's in domestically, externally. So for example, take this issue of energy efficiency and new sources of energy. There is a vibrant market now globally, and firms will respond. वर्किंग ग्रुप ने खाद्य उत्पादन, मूल्य श्रृंखला, वितरण नेटवर्क की दक्षता और वैश्विक वस्तुओं और ऊर्जा की कीमतों को कम करने के लिए नवीन सिंचाई पद्धति पर भी चर्चा की। वहीं विचार विमर्श के दौरान कोविड के कारण बढ़ती श्रम लागत पर भी चर्चा की गई। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिग एम्बिशंस, भारत की G20 अध्यक्षता का ये मूल मंत्र है। भारत ने ये जिम्मेदारी ली है इस वक्त जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका समाधान निकालने की। 8 वर्किंग ग्रुप जो फाइनेंस ट्रैक के अंदर आती हैं, वो शेरपा ट्रैक के एजेंडे के लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करती हैं। फाइनेंस कहां से आएगा ये समझने की कोशिश करती हैं। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक खत्म हो चुकी है। चर्चा हुई है महंगाई दर पर, ब्याज दर पर, फ्यूल और फूड क्राइसिस पर और उसके समाधान निकालने पर। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में आज जमकर प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए आज देश में जम्मू, भुवनेश्वर, मुंबई और पुणे समेत कई जगहों पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। और यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पापा ये सब जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान।
आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा, जिस पे एक तरीके से सेना से जुड़ा हुआ मामला, इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। राजनीति के नाम पर सेना पर सवाल क्यों? क्योंकि सेना के शौर्य को कटघरे में खड़ा करना, इसको लेकर राहुल गांधी का बयान आया। उसके बाद से राजनीति लगातार गर्माती जा रही। इसकी खबर भी हमने बुलेटिन के शुरुआती हिस्से में आपको दिखाई थी। इस खबर पर बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय कराते हैं। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ में जुड़ेंगी बहुत जल्द ही, कांग्रेस की प्रवक्ता। इसके अलावा अभी राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में मौजूद है। साथ ही साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, जो कि पूर्व डीजी रहे इन्फेंट्री के, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, जब तक राधिका जी जुड़ते हैं उससे पहले सवाल आपसे, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि साहब आप चीन के मसले पे बहुत कुछ छुपा रहे हैं और वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी के, अगर बात मानी जाए तो, और आप हैं कि सच्चाई बता नहीं रहे। देखिए, अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी है। पैदल यात्रा करते करते उसके बाद 100 दिन के बाद जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, ऐसा लगता है कि वो अकल से पैदल हुए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो एक राजनीतिक दल का सांसद अध्यक्ष रहा हो, पार्लियामेंटेरियन हो, सांसद हो, और वो ये बात कह रहा हो कि हमारी सेना पिट रही है। ये किस प्रकार की भाषा है? हमारी सेना पिट रही है, ऐसा लगता है कि वो चाइना की प्रतिनिधि होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि पिट तो चाइना की सेना रही है। चाइना की सेना ने प्रयास किया कि वो भारत की भूमि का आक्रमण करे, वो भारत की भूमि पर घुसने का प्रयास किया, और भारत की सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और किस तरह से उनको पीट करके वहां से निकालने का काम किया है। इसके वीडियो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने है, हमने सोशल मीडिया पर मीडिया में उसको देखे। उसके बावजूद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, सेना के मनोबल को गिराने का एक प्रयास मात्र है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भाजपा का जितना विरोध करना चाहे कर सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप मुद्दों को उठाते रह सकते हैं, लेकिन आप सेना को लेकर के इस प्रकार से देश की सुरक्षा के मसले पर इस प्रकार की बयानबाजी करें, ये स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के अपनी कठोरता से आपत्ति जताई है, क्योंकि भारत की सेना बहुत सशक्त है और सक्षम है और वो अपने शौर्य का प्रदर्शन लगातार करके दिखा रही है। बावजूद इसके ये कह करके कि सेना पिट रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलत बयानी करने का काम किया है। सारे देशभक्त नागरिकों के मन में इस बात से आक्रोश उत्पन्न हुआ है और उसका प्रतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिरोध करके किया है कि राहुल गांधी को इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए और कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उनको संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के लिए कांग्रेस पार्टी को उनको लानत वानत करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ठीक है, राधिका जी हमारे साथ जुड़ गए। राधिका जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। राधिका जी स्वागत है आपका। सवाल यही है कि बीजेपी का विरोध करते करते अगर सेना पे सवाल उठने लगे तो अपने आप में बात कहीं और चली जाती है। राहुल गांधी जी का यह बयान कि साहब भारतीय सेना पिट रही है, ये अपने आप में भारत की सेना का मनोबल गिराने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने ये नहीं बोला कि भारत की सेना पिट रही है। आप पूरा बयान कॉन्टेक्स्ट सुनिए, सिर्फ एक पार्ट निकाल के, एक वर्ड निकाल के सुनेंगे और समझेंगे तो बात अलग होती है। उन्होंने कहा कि जो हमारी सीमा में आके हमारे इतने 1000 किलोमीटर की हमारा लैंड पे कब्जा कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, उसके बारे में कोई मुझसे सवाल नहीं पूछ रहा। उन्होंने ये भी कहा कि और भी बातें गिनाई, और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारे सैनिक को आगे जो पीछे है। क्या ये सच नहीं है कि पहले हमेशा चीन हमारे देश के अंदर आती है, वो हमारे सैनिकों पे हमला करती है, बाद में हमारी देश की सेना उनको पीट पीट के यहाँ से भगा देती है, उनको यहाँ से बुरी हालत करके वापस भेजती है, वो अलग बात है। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने बड़े बड़े जुमले देकर एक वादा किया था और कहा था कि मैं लाल आंख दिखाऊंगा, क्या उन्होंने उस समय हमें ये बताया था कि मैं चीनियों को बुला के उनके साथ गुजरात में झूला झूलूंगा और फिर मुझे गंगान मिलेगा और फिर
जब फिर देश ने कहा कि गलवान हुआ है, हमारे देश की सीमा के अंदर लोग आए हैं, तो 2020 में आपको याद है ना प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, ना कोई हमारी सीमा में आया है, ना कोई कब्जा हुआ है। फिर सामने आता है कि 20 हमारे सैनिकों की शहादत देखने को मिली। ये सच्चाई है और देश से ये बात छुपाई गई। जब इस देश का प्रधानमंत्री राधिका जी, जो आप बात कह रही हैं उसमें आप ये कह रही हैं कि ये कहा, इसके साथ ये भी कहा, यानी भारतीय सेना पिट रही है, ये बात भी कही, लेकिन इसका कोई सबूत तो नहीं है। पब्लिक डोमेन में जो भी वीडियोस मौजूद है उसमें साफ तौर से भारतीय सेना का शौर्य दिखाई पड़ रहा है और चीन के सैनिकों कहीं ना कहीं पीछे हटते दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ या कोई प्रूफ है तो आप दीजिए। ये तो सेना में जी, आप मुझे बहुत प्रैक्टिकल बात बताइए साहब जी। आपके घर में आके कोई आप पर हमला करेगा तो पहले तो आप पे हमला करेगा ना, बाद में आप उसको मार के भगाएंगे ना। पहले आके आपको कोई बिना बात तो पहले अटैक करने की रणनीति अपनाने का जिक्र कर रही है राधिका जी। हमारे देश के अंदर तो पहले भारत अटैक करेंगे इस रणनीति को आप ये कहना चाह रही हैं? चलिए आप अपने घर पे बैठे हैं, अगर कोई आपकी दंगाई आएंगे या टेररिस्ट आएंगे, पहले आपकी वो आपकी साझा कराएंगे, उसी के बाद आप उसको मार के ना ये जरूरी नहीं है। नहीं ये जरूरी नहीं है। नहीं राधिका जी, ये जरूरी नहीं कि वो आके मेरे चाटा मारी दे तब मैं उसका बदला ले सकूं। वो अगर हमलावर होता दिखाई पड़ेगा मैं तब भी उसको रोक सकता हूं। तो भारतीय सेना इसमें सक्षम है ये, क्योंकि कोई ऐसा सबूत नहीं है। और आप अगर ये कह रहे हैं कि क्या भारत को पहले अटैक करने की रणनीति अपनी चाहिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं? इस बात का तो सबूत है कि 2020 में हमारे 20 सैनिकों की शहादत हमने देखी। बिल्कुल, अब क्या बोलते हैं हमारे देश के, लेकिन पूरे दुनिया ने इस बात को कहा कि 40 के आसपास सैनिक चीन के भी उनके मारे गए उस पूरे घटना में। ये भी सच है। 2020 में देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि कोई हमारी सीमा में नहीं आया, कोई कब्जा नहीं हुआ। उसके बाद देश की सेना आके बता दी कि 20 सैनिकों की शहादत हुई। ठीक है, हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी कांग्रेस, कुलकर्णी जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही? कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि साहब देश की बहुत बड़े भूभाग पर चीन की सेना आके बैठ गई है, क्योंकि आप रक्षा में सेना में बहुत बड़ा एक समय दे चुके हैं, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, बेहतरी से बता पाएंगे इस पूरे राजनीतिक बयान का सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ा और मौजूदा स्थिति क्या है? जनरल कुलकर्णी, आवाज आप थोड़ी कट रही है, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? मैं सुन पा रहा हूं, बेहतरी से आपकी आवाज आ रही है, आपकी बात रखें। तो मैं कहूंगा कि कभी भी देश की सुरक्षा को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की जो फौज है वो देश की फौज है, किसी पार्टी की फौज नहीं है। इस प्रकार से पीएए जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फौज है। सरकार जो भी हो, किसी की भी हो, फौज उनकी है और उनके जो इशारे पर और उनके कहने पर फौज काम करती है। तीसरी बड़ी बात जो कहने पर आता है कि जो चीन है जिस प्रकार से उसकी नापाक हरकतें हैं और खासकर जो यांगसे के इलाके में जिस प्रकार से 300 सैनिक, कोई कहता है 600 सैनिक लेकर के सवेरे 3 बजे आए और उन नापाक हरकतों को बिल्कुल नाकामयाब करने में भारत की फौज सक्षम रही और आगे भी सक्षम रहेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात, इस ऐसे बातों को लेकर के मुझे लगता है बयानबाजी करना या कोई भी बयान कोई देता है उसमें कोई कहते हैं हेड स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए। ये कहना कि कोई पिट गया, पिटा कौन है? चीनी पिटे हैं। और जब दोनों देशों के बीच के जो फौजी हैं जब एक दूसरे के साथ हाथापाई करेंगे तो दोनों में कोई चोटें आएगी, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन खासकर अब एक ही समुदाय को लेकर के बात करना मुझे लगता है ये गलत होगा और गलत एक संदेश जाता है। जहां तक कि मेरा मानना यह है कि मैं तो एक पॉलिटिकल हूं, मैं तो काफी समय, मेरे 40 साल तकरीबन कांग्रेस पार्टी के ही पूरे उनके रूल में गए हैं फौज के अंदर। पर फौज जो है वो किसी पार्टी की नहीं है। मैं बार बार कहता हूं इस देश की फौज है और जो भी सरकार है, किसी की भी सरकार है, उनके कहने पर चलती है। और फौज के ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है कोई आंसर नहीं डालता। लेकिन ये कहना कि कोई पिट गया है, किसी पिट, ये शब्द है, ये मुझे लगता है शोभा नहीं देता है किसी को भी। और मुझे लगता है या तो गलती से उन्होंने कहा होगा या इस तरह की भाषा मुझे लगता है कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि जब भी दो देशों के फौज एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं जी हाथापाई होगी, इसमें कोई शक नहीं और दोनों को चोटें लगेंगी। इस बार जैसे कह रहे 6 से 9 सैनिक जो हमारे हैं उनको चोटें आई है, उनके 20 से 30 सैनिक है उनको चोटें आई है। लेकिन
फेंक दिया गया है, फिर कोई शक नहीं है, झांसे के ऊपर कोई चीनी सैनिक नहीं है। बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को कहा कि दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए, लेकिन किसी भी सैनिक को गंभीर चोट नहीं आई। राकेश जी, अभी भी राधिका जी या कांग्रेस लगातार कह रही है कि साहब हमारे देश की सीमा के बहुत अंदर तक कहीं ना कहीं चीनी लोग आते हैं, सैनिक आते हैं, उसके बाद हम पे हमला करते हैं। ये हमारे एक तरीके से मनोबल को दिखाता है कि साहब हम किस तरीके की स्थिति परिस्थिति से इस पूरी स्थिति को निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। राकेश जी, देखिए अरविंद, पहली बात तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस बयान का बचाव करने का प्रयास कर रही है। वो बयान जो बयान पूरे हर देशभक्त नागरिक को आक्रोशित करता है। ये बात किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती है कि भारत के भीतर कोई बैठ करके ये कहे कि भारत की सेना पिट रही, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। सच्चाई ये है कि हमने पीटने का काम किया है। जिन्होंने हमारे देश के भीतर घुसपैठ करने का प्रयास किया था, आक्रमण करने का प्रयास किया था, हमने उनको पीटने का काम किया। इसके वीडियो फुटेज साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता का ये लड़कपन दिखाई पड़ता है। उसके बावजूद पूरी कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड करने आती है। बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर ये कहते कि राहुल गांधी का ये बयान गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। बेहतर है कि राहुल गांधी को समझाया जाए कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वो बात करने से परहेज करें। वो जानबूझ करके इनवाइट करते हैं प्रेस कि इस मसले पर मुझसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है, और जानबूझ करके उसके बाद ये बात जब कहते हैं कि हमारी सेना पिट रही है, तो लगता है कि राहुल गांधी भारत की संसद के सदस्य नहीं बल्कि चाइनीज संसद के सदस्य हो, वो चाइनीज सेना की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हमारी सेना पिट रही है, तो चाइना की सेना नहीं। जी राहुल गांधी बातें कहते क्यों, इसका ट्रैक रिकॉर्ड समझना होगा। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी श्रीमती सोनिया जी एमओयू सिग्नेचर करते हैं जाकर के चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ, वो उनसे पैसे लेते हैं। गलवान पे जिस समय मसला हो रहा था उस समय वो गोपनीय ढंग से राजदूत के साथ मुलाकात कर रहे थे। इसलिए राहुल गांधी की निष्ठा संदिग्ध है, राहुल गांधी की निष्ठा ठीक है। एमओयू साइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2008 में हुआ था, ये तथ्य भी सबकी जग जाहिर है। राधिका जी, जो बात रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप तमाम आरोप प्रत्यारोप कीजिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन सेना पिटी, कम से कम ये बयान नहीं आना चाहिए था। अगर आ गया है तो बड़प्पन दिखाते हुए उसके लिए माफी मांग लीजिए, बाकी आरोप प्रत्यारोप चलने दीजिए। पहली बात तो मैं उनकी एक बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि सेना भारत की सेना है, सबकी सेना है, किसी पार्टी की सेना नहीं है। बिल्कुल ना हम चीन है कि हमारे यहाँ पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो चीन की सरकार कहेगी नहीं कहेगी, देश की जनता को अपनी बताएगी नहीं बताएगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम एक देश में रहते हैं, भारत में और डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठेंगे। कोई सेना के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार, मोदी सरकार पर थे। और क्यों थे? तो शब्द चयन गलत नहीं हो रहा जी? क्या मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा क्या ये शब्द चयन गलत था? क्या ये मानती हैं आप? सेना मैं आपको पूरी बात कंप्लीट करके बता रही हूँ और आप फिर उसके बाद बताइएगा। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल आंख दिखाए क्या? पीएम केयर्स फंड से आपने पैसा ले लिया 5 चीनी कंपनियों से, जब बार बार चीन हम पे राधिका जी, आप सारी बातें कहेंगे लेकिन आप उसका जवाब नहीं देंगे। आप जब भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है जो आप ये कहती हैं। ये बहुत आसान है कि वो बीजेपी वाले से नहीं सवाल क्या नहीं किया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप उसका पॉइंटेड जवाब दे नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कर सकती हैं, ये आप कर सकती हैं। मैं आपसे पॉइंटेड सवाल पूछा कि ये शब्द चयन गलत था, लेकिन आप उसको सुधारने के लिए आप 50 बातें कह रही हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। आप अभी बताइए, पॉइंटेड सवाल अगर पूछा तो जवाब तो दीजिए राधिका जी। आप बुलाइए, आप मत बुलाइए ना कांग्रेस पार्टी को, अगर आप बोलने नहीं देंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? लोकतंत्र में आपकी हिस्सेदारी समय ऐसे ही खत्म करना है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये नाराजगी जता के सवाल को टाल देना, ये गलत है। नाराजगी मुझे बोलने दीजिए। अगर आप मेरे बीच में टोकेंगे तो मैं नहीं बोल रही। ठीक है, आप बोल रहे हैं, सवाल को टाल देना ये गलत है। मैं नहीं बोल रही, मैं कोई सवाल नहीं चाह रही और आपसे नहीं तय करेंगे मैं क्या जवाब दूंगी। ये शब्द चयन गलत था कि सेना नहीं सुनना चाहते तो मैं चुप करके बैठ जाती हूँ। नहीं क्यों? बिल्कुल ये लोकतंत्र है, विपक्ष की आवाज मुखर होनी चाहिए। हमें आपने बोलने तो देना नहीं है। क्यों नहीं बोलने देना? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ विनम्रता से कि आप पॉइंट जवाब दे दीजिए कि क्या सेना के ऊपर ये शब्द गलत चयन हुआ? जी, चीन के साथ हमारी रिपोर्ट बढ़ रही है। क्यों जब नाराज दिखाने का वादा था हमारे सैनिक शहीद हो रहे तो मोदी जी ने कहा। देखिए ये नाराजगी दिखा के, आप नाराजगी दिखा के क्या इस पॉइंट पे जवाब नहीं है कांग्रेस के पास में? ये नाराजगी क्या इस बात का संकेत है कि आप कांग्रेस के पास में जवाब नहीं, कि शब्द का गलत चयन हुआ था? बिल्कुल, देखिए अब आपको 50 बातें करनी है, लेकिन वहां पे नहीं जहां पे कांग्रेस गिर रही है, आपको जवाब नहीं देना है।
ठीक है, आप चिल्लाती रही, कोई बात नहीं। अगर आप कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, आप बोल भी रही हैं, आप चिल्ला भी रही हैं, फिर लोकतंत्र भी खतरे में है कि आपको बोलने नहीं दिया जाता है। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में। अरे आप वही करें ना, आपको बोल भी रही है, चिल्ला भी रही है, लोकतंत्र खतरे में है। बताइए, आपसे पॉइंटर सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही हैं। चुप बैठी हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप जवाब मत दीजिए, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप अगर उसमें राजनीतिक बयानबाजी फिर भी करेंगे तो क्या होगा? आपको जवाब तो देना पड़ेगा राधिका जी। कांग्रेस सरकार में सवाल पूछे जाते थे और मोदी जी के सरकार में सवाल पूछने आप लोग नहीं देते। और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप बैठी हैं, सवाल आपसे हो रहा है, आपसे जवाब के लिए बैठी है। आप कुछ भी राजनीतिक आरोप लगाइए, लेकिन आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी बहुत कुछ बोलती है। ठीक है राधिका जी, आपको जवाब दे देना। खैर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। राकेश जी, संक्षेप में जवाब की, इस प्रकार से सीधे तौर पर जवाब नहीं, अपनी बात रखिए राकेश जी। से बाहर निकलिए और देशभक्त बनिए और पत्रकारिता का धर्म निभाइए। पत्रकारिता का धर्म होता है कि निष्पक्षता से सबको बोलने दे और आप कभी भी ऑपोजिशन को नहीं बोलने देते। ये शब्द प्रयोग करना कि भारत की सेना पिट रही है, ये बहुत अपमानजनक है और हर देशभक्त नागरिक के भीतर आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए या तो माफी मांगनी चाहिए या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कांग्रेस पार्टी के वास्तविक अध्यक्ष हैं तो उनको राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और बेशर्मी से आकर के राहुल गांधी का बचाव कर रहे इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, जिनके लिए दल बड़ा है, देश छोटा हो गया है। तो देश के मसले पर, देश के स्वाभिमान पर भी अगर राहुल गांधी चोट करते हैं तो ये उसको भी कवर। जनरल कुलकर्णी, वक्त खत्म हो रहा है। जनरल कुलकर्णी, वक्त खत्म हो रहा है। एक बात यह कि आखिर राजनीतिक मसलों में सेना क्यों घसीटी जाती है? ये अपने आप में हमारी सेना का मनोबल तोड़ने वाला सवाल ये है कि लोकतंत्र में यही एक नुकसान भी है कि क्योंकि सबको आजादी है कुछ भी कहने के लिए, और वही अपने दो दुश्मन है, एक चीन है जिसपे कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे, पाकिस्तान है जहां पे सिर्फ आर्मी का कंट्रोल है, भारत है एक लोकतंत्र है। ऑफकोर्स सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन थोड़े एक ऐसे दायरे में होने चाहिए कि दुश्मन इसका फायदा ना बिल्कुल ना उठाने पाए और ऐसी बयानबाजी से सबको बचने की जरूरत है। ये शायद परिपक्व लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। राधिका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैंने सवाल पॉइंटेड किया लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया, फिर भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी आपका, जनरल कुलकर्णी आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज भारतीय खेल प्राधिकरण के पटियाला और सोनीपत केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पटियाला में भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान में 300 बिस्तरों वाले एक नए छात्रावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही खेल मंत्री ने 5 करोड़ 25 लाख की लागत से तैयार महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद और स्प्लिंटर पीटी उषा को समर्पित छात्रावासों का भी उद्घाटन किया। इसके बाद खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक से मिलकर सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का दौरा करते हुए करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले नए एकीकृत उच्च प्रदर्शन केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि एथलीटों को सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्रदान की जाएं। पहले लगभग 840 करोड़ रुपए का बजट था जो बढ़कर अब 3000 करोड़ रुपया इस साल हो गया है। ये अपने आप में बड़ा बदलाव है। इससे हम ज्यादा कोचेज रख सकते हैं, ज्यादा सेंटर खोल सकते हैं, ज्यादा सुविधाएं बना सकते हैं। मान लीजिए कोई कबड्डी का खिलाड़ी पुराना है, उसके बाद सरकारी नौकरी भी नहीं है, लेकिन उसको रोजगार भी चाहिए, वो प्रशिक्षण देना भी जानता है, चाहता भी है, तो हमने उसके लिए तय कर दिया कि 5 लाख रुपए सेंटर बनाने के लिए और 5 लाख रुपए साल का उसको सेंटर ऑपरेट करने के लिए देंगे, ताकि कोई खेल के बाद भी अपना सेंटर चला सके और भविष्य के खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर तैयार भी कर सके। ऐसे 1000 सेंटर हम पूरे देश भर में 15 अगस्त 2023 से पहले बनाकर आप सबको समर्पित कर देंगे। और अब नजर आते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। गुजरात सरकार द्वारा सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषियों की सजा माफ करने के फैसले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से उसके पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सिंडिकेट के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 8 सालों से प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी में लगे थे।
बिहार के मुजफ्फरपुर में आईएसआई एजेंट को रक्षा दस्तावेज बेचने वाला कटरा से गिरफ्तार हुआ है। जानकारी के अनुसार कटरा निबंधन कार्यालय में कार्यरत लिपिक रवि चौरसिया को रक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रतिबंधित एवं गोपनीय दस्तावेज एक महिला को बेचने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेट के प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में शनिवार को हैदराबाद में भारतीय वायुसेना की संयुक्त स्नातक परेड हुई। परेड के दौरान एयर शो में लड़ाकू विमान सुखोई 30, MKI सारंग हेलीकॉप्टर ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच चटगांव में खेला जा रहा है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 272 रन बना लिए हैं। अब बांग्लादेश को जीत के लिए 241 रन की दरकार है। वहीं भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए 4 विकेट चाहिए होंगे। गौरतलब है कि बांग्लादेश की पहली पारी 150 रन पर सिमट गई थी और पहली पारी के आधार पर भारत को 254 रन की मजबूत बढ़त हासिल हुई थी। और बात स्वराज की। वजीर अली को अवध का नवाब कब और क्यों चुना गया, इस बात का जवाब जानने के लिए देखिए दूरदर्शन की प्रस्तुति स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। इस रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे इसका प्रसारण होगा डीडी नेशनल पर। नवाब खानदान का नाम और अपनी आवाम तीनों का अपनी जान से भी बढ़कर ख्याल रख सके। उस वजीर अली के साथ दे रही है। हमारे देश को लूटकर हमारे आवाम की जान लेकर दोस्ती तो निभा रहे हैं। अब हमारी बारी है जनाब शेरी। सर्वेंट से जनरल रास्किन को मैसेज भेजो, वजीर अली अटैक करने आ रहा है। इस खबर के साथ न्यूज़ 9 में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।